सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार कक्षा 12वीं के अध्याय 9 अनुबंध और विधि को पढ़ते आ रहे थे। अनुबंध अधिनियम 1872 के हम शब्दावली को हमने खंडों में बांटकर विभिन्न प्रकार की जो 40 से 42 शब्दावली है, जो ये अगला जो अध्याय है अनुबंध के प्रावधानों में मुख्य रूप से ये काम आने वाली है। विद्यार्थियों, जब इस शब्दावलियों के बारे में, जब इस टर्मोलॉजी के बारे में, एक एक शब्द के बारे में आप समझ सकते हो, उसकी परिभाषा को जान सकते हो, तो ही वो आगे वाले जो प्रावधान है उसे आप समझ सकते हैं। इनके आधार पर ही वो प्रावधान टिके हुए हैं और हम प्रावधानों को समझेंगे, उनके नियमों को समझेंगे और उनके उदाहरणों सहित व्याख्या करने का कोशिश करेंगे। जिस प्रकार हम उनकी व्याख्या करेंगे तब ये शब्दावली बहुत ही उपयोगी रहेगी। और इसके जो उदाहरण मैं आज यहाँ दे रहा हूँ वो विभिन्न प्रकार के उदाहरण और आगे और महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा, ताकि आपका हर एक शब्दावली का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि मैं यहाँ शब्दावली को जो खंडों में विभाग करके मैं बांट कर जो वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, यहाँ तक की शब्दावली की प्रमुखता आपके सामने रख सकूं, ताकि आप इन शब्दावली को आराम से सीख सके और अपनी कॉपी में भी लिख सके और अपने दिमाग में भी उतार सके। तो शब्दावली के इस कड़ी में मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आगे की ओर बढ़ने पर विद्यार्थियों मैं बात करता हूं संयोगिक अनुबंध की। विद्यार्थियों, संयोगिक अनुबंध से क्या हमारा तात्पर्य है? नाम से ही सहयोग है। सहयोग, जो सहयोगवश जो अनुबंध हमारे साथ घटते हैं उसे संयोगिक अनुबंध कहते हैं, जो अवसरों पर टिकित होते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, ऐसे अनुबंध हैं जो घटना के घटित होने पर आधारित होते हैं। अगर घटना घटित होगी तो ये अनुबंध होगा, नहीं तो ये अनुबंध नहीं होगा। अर्थात ऐसे अनुबंध संयोग या अवसर पर आधारित होते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, वो अनुबंध जो घटना के घटित होने पर, विद्यार्थियों मैंने को एग्जांपल समझाऊं, अगर इसकी लैंग्वेज को समझे। ऐसे अनुबंध जो घटना के घटित होने पर आधारित होते हैं। कोई भी घटना घटेगी उसके होने पर ये आधारित होते हैं। अर्थात ऐसे अनुबंध है जो संयोग या अवसर पर आधारित होते हैं। ऐसा अगर संयोग बन जाए, ऐसा कोई अवसर आ जाए, तो ये अनुबंध अस्तित्व में आते हैं। वैध अनुबंध है मगर घटना की घटना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कहूं, मैं अक्सर राम को लूंगा यहाँ ताकि आपको समस्या नहीं रहे। राम श्याम से कहता है, राम और श्याम का कोई अनुबंध होता है इनको मकान को लेकर। अब श्याम ने राम को अपना मकान दिया है। राम कहता है कि अगर इस मकान में, यानी कि श्याम के मकान में अगर आग लगती है तो उस मकान की आग लगने की जो क्षतिपूर्ति है उसका भुगतान राम करेगा। उस क्षतिपूर्ति का भुगतान राम करेगा। राम ने श्याम का मकान किसी उपयोग के लिए, गोदाम के लिए, किसी के लिए भी लिया हो। अब जब उसके मकान में अगर आग लगेगी तो ही राम क्षतिपूर्ति करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये अनुबंध क्या, किसी घटना के घटित होने पर हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। हाँ, बस उनकी कुछ जो किराए का अनुबंध हुआ है, मगर जो आग लगने का, जो क्षतिपूर्ति का जो अनुबंध है वो किसी की घटना, यानी कि आग लगने की घटना अगर घटित होती है तो उस क्षतिपूर्ति का वो हर्जाना भुगतेगा कौन? राम भुगतेगा। राम ने श्याम से अनुबंध किया है और ये संयोगवश होगा, ये ऐसा अवसर आएगा तो, और ये घटना के घटित होने पर जो अनुबंध हो रहे हैं वो संयोगिक अनुबंध कहलाते हैं, जो किसी घटना के घटित होने पर ही किए जाते हैं। यानी राम, जब श्याम के मकान में अगर आग लगेगी तो राम उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। गौर करें विद्यार्थियों, इन छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करें। अगला बिंदु है जितना काम उतना दाम। विद्यार्थियों, मैंने पहले आपको बताया था, अनुबंध के अंदर दो पक्षकारों के बीच में जब अनुबंध होता है, एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है, दूसरा स्वीकृति देता है, तो इसके बीच जब ठहराव उत्पन्न हो जाता है तो प्रतिफल होना जरूरी है, कुछ के बदले में कुछ करना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं जितना काम उतना दाम की क्या प्रणाली चलती है, इसका भी मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। जितना काम उतना दाम, आपने एक मजदूर के साथ एक अनुबंध किया कि मेरे घर की पूरी, आज दिवाली का त्योहार है और मेरे घर की पूरी पुताई करनी है। क्या करनी है? दिवाली का त्योहार है, पुताई करनी है। वो मजदूर आपके घर पे आया और पुताई करने प्रारंभ कर दी। आपके मकान जो है वो कम से कम 1000 स्क्वायर फुट का है, इस पर पुताई करनी, और मजदूर ने लगभग 300 स्क्वायर फुट में पुताई कर ली और 1 स्क्वायर फुट के उसने 2 रुपए में आपका सौदा हुआ। 1 स्क्वायर फुट के 2 रुपए, यानी 1000 के कितने हो गए विद्यार्थियों? 1000 के हो गए 2000 रुपए, और उन्होंने 300 स्क्वायर फुट तक की पुताई कर ली है। अब आप ऊपर आए और आपने देखा कि आपको जो पुताई कर रहा है वो पसंद नहीं आई और आपने बोला कि
मैं आगे की जो ये 700 स्क्वायर फुट की पुताई आपसे नहीं करवाऊंगा, मुझे ये पुताई पसंद नहीं है। मगर आपने मना कर दिया कि मैं अब ये पुताई नहीं करवाऊंगा, और आप मना कर रहे हो कि 300 स्क्वायर फुट की जो आपने पुताई की है मैं उसके पैसे भी नहीं दूंगा, तो ये मजदूर न्यायालय की शरण ले सकता है। आपके बीच में जो अनुबंध हुआ है, जो लिखित अनुबंध हुआ है या मौखिक अनुबंध हुआ है या अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत जो अनुबंध हुआ है उसके तहत ये न्यायालय की शरण ले सकता है। और जहां तक इसने 300 स्क्वायर फुट तक जो पुताई की है, यानी कि उसके 300 इंटू 2 600 रुपए तक ये अपना दाम ले सकता है, अपना प्रतिफल के रूप में जो इसने कार्य किया है उतना ये दाम ले सकता है, क्योंकि जितना इसने काम किया है उतने तो ये पैसे लेगा। ये अनुबंध का सिद्धांत चलता है। गौर करें विद्यार्थियों, एक मजदूर आया, आपने दिवाली पर उसे बुलाया और वो आपके 1000 स्क्वायर फुट मकान में पुताई कर रहा है और आपको 300 स्क्वायर फुट तक की पुताई पसंद है, आपने मना कर दिया, अब मैं नहीं करवाना चाहता, मुझे नहीं पसंद है, आप चले जाए। मगर आप उसे ऐसे ही भेज रहे हो, आप उसको पैसा का भुगतान नहीं कर रहे हो। मगर इस मजदूर ने न्यायालय में अपना पेश रखा, अपना बात रखी, और न्यायालय ने निर्णय दिया कि जितना काम उतना दाम, यानी जितना उन्होंने काम किया उतना तो दाम आपको देना ही पड़ेगा, और आपको 300 स्क्वायर फुट के 600 रुपए तो देने ही पड़े। यही होता है, जितना काम उतना दाम। जब हर एक को उदाहरण से समझे, मैं एक चीज को उदाहरण से समझा रहा हूं, गौर करें। जितना काम उतना दाम। अनुबंध भंग की दिशा में जो ही आपने उसको मना किया कि मुझे नहीं करवाने आप सकते, तो अनुबंध भंग हो गया। अनुबंध भंग की दिशा में पीड़ित पक्षकार कौन? वो मजदूर था। पीड़ित पक्षकार ने जितना कार्य कर लिया है उसको तो भुगतान दिया ही जाना चाहिए। जितना उस बेचारे ने 300 स्क्वायर फुट तक जो कार्य किया है उतना तो उसे देना ही पड़ेगा। पीड़ित पक्षकार को यह राशि क्षतिपूर्ति की राशि के अतिरिक्त पाने का अधिकार होता है। जो क्षतिपूर्ति हुई है या उससे जितना घाटा हुआ है उससे वो अधिक पाने का अधिकार भी ये रख सकता है, क्योंकि वो जैसे उस कार्यकाल के दौरान उसे बाहर निकाला जा रहा है कि उसे और कौन सा कार्य मिले या नहीं मिले उस दौरान, तो क्षतिपूर्ति की जो उसको क्षतिपूर्ति हानि हो रही है उसकी राशि से अतिरिक्त पाने का अधिकार भी होता है। यही जितना का उतना दाम का सिद्धांत चलता है अनुबंध के अंदर। गौर करें विद्यार्थियों, जैसे कि जितना काम उतना दाम का जो यहाँ सिद्धांत चलता है, आपने अगर ये कक्षा के अंदर पढ़ा था सहकारी, एक सबके लिए सब एक के लिए जो कार्य करते हैं, उसमें भी यहाँ ये सिद्धांत है, जितना काम उतना दाम। अब देखिए, गौर करें, क्षतिपूर्ति अथवा हानि रक्षा अनुबंध। क्षतिपूर्ति और हानि की रक्षा कैसे हो, उसका अनुबंध से हमारा क्या तात्पर्य है? गौर करें, क्षतिपूर्ति होती है, कोई भी चीज अपन कार्य करते हैं, जब उसमें क्षतिपूर्ति हो जाती है उसकी पूर्ति कैसे हम करें। हानि हो जाती है, उस हानि की रक्षा करें। क्षतिपूर्ति तो हानि रक्षा अनुबंध से क्या तात्पर्य? ऐसा अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी हानि से बचाने का वचन देता है, जो वचनदाता कि स्वयं के आचरण में या अन्य किसी के अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचे। विद्यार्थी, दो पक्षकार है, जैसे कि एक राम है और एक श्याम। राम इसे वचन देता है कि अगर तुम्हें कोई भी अनुबंध हमने जो किया है, अगर उस अनुबंध में तुम्हें अगर कोई भी हानि होगी या क्षतिपूर्ति होगी उससे मैं भुगतूंगा। राम बोलता है मैं भुगतूंगा। या फिर राम ने श्याम को इन दोनों के बीच में अनुबंध हुआ और तीसरा पक्षकार गीता के द्वारा श्याम को हानि हो गई, तो भी राम कहेगा इसकी भी गारंटी मैं लेता हूं, इसकी भी हानि मैं भुगतूंगा। अगर गीता तुम्हें जो हानि प्रदान कर रही है उसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसकी हानि को मैं भुगतूंगा, इसकी क्षतिपूर्ति को मैं भुगतूंगा। जो गीता ने तुम्हें हानि की है, हानि पहुंचाई है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। यानी वचनदाता दूसरे पक्षकार को वचन देता है, अगर ऐसी कोई अगर हानि होती है अनुबंध के दौरान, उसकी क्षतिपूर्ति मैं भुगतूंगा, उसकी हानि मैं लूंगा। यानी कि ऐसा अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार की ऐसी हानि से बचाने का वो क्या करता है, वचन देता है या वादा करता है, जो वचनदाता के स्वयं के उसके वचनदाता के आचरण से हो या अन्य किसी या अन्य व्यक्ति के आचरण से, दूसरे कोई व्यक्ति के आचरण से हो। जैसे राम ने श्याम से को वचन दिया, अगर कोई हानि होती है, अगर मेरे द्वारा अगर कोई हानि होती है तो इसका भुगतान मैं करूंगा, इसका वचन मैं आपको देता हूं। अगर अन्य कोई पक्षकार आपको हानि पहुंचाता है तो उसका भी वचन मैं देता हूं। ये होता है क्षतिपूर्ति, तो हानि रक्षक अनुबंध। विद्यार्थियों, अगला है गारंटी अनुबंध। हमने स्पष्ट गारंटी अनुबंध को पढ़ लिया था और चालू गारंटी को भी हमने पढ़ लिया था। उससे पहले जो गारंटी अनुबंध होता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। यानी तीसरे पक्षकार के द्वारा वचन का पालन नहीं करने पर गारंटी देने वाला दायित्व की निर्वाह करेगा। तीसरे पक्षकार के द्वारा वचन का पालन नहीं करने पर तीसरा पक्षकार होता है, वो अगर वचन का पालन नहीं करता है तो जो गारंटी देता है वो उसका दायित्व का निर्वाह करता है। छोटा सा उदाहरण समझिए। राम नाम का व्यक्ति एक बहुत बड़ी चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में गया और इसने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को वहां से फाइनेंस करवाया। क्या करवाया? फॉर्च्यूनर गाड़ी को फाइनेंस करवाया। चोलामंडलम कंपनी ने बोला कि हम आपको फॉर्च्यूनर तो दे देंगे, मगर आप एक
गारंटर व्यक्ति को लाओ जो हमारा यहाँ से कस्टमर हो और जिसने हमारे यहाँ से गाड़ी ली हो और उस गाड़ी की सही ढंग से किस्तें भरी हो, जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू हो। तो राम भागता हुआ गया और श्याम को लाया। राम भागता हुआ गया और श्याम को लाया, और श्याम ने इसकी गारंटी दी कि राम सही आदमी है, इसको ये फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दो, मैं इसे जानता हूं, इसे फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दो, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अब 2 साल तक तो राम ने सही किस्तें भरी, आगे की राम किस्तें नहीं भर पा रहा है। राम के दिमाग के अंदर चल बातें आ गई और वो कह रहा है मैं किस्त नहीं भरूंगा। तो अगर वो राम किस्त नहीं भर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी अब श्याम की होगी, क्योंकि श्याम ने गारंटी दी है। और श्याम विद्यार्थियों, इन ये 2 पक्षकारों के बीच में ये जो तीसरा पक्षकार है श्याम, गौर करें विद्यार्थी, इन 2 पक्षकार है और श्याम के लिए ये तीसरा पक्षकार है कौन? राम। जब श्याम और चोलामन दोनों पक्षकार थे, वो तीसरा पक्षकार राम के लिए गारंटी दी थी, तीसरे पक्षकार के लिए श्याम भुगतान करेगा, श्याम गारंटी देगा और श्याम इसके दायित्वों का निर्वाह करेगा। ये गारंटी अनुबंध होता है। यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति जब अलग से गारंटी प्रदान करता है और पूरे दायित्व अपने पे ले लेता है, उसे गारंटी अनुबंध कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। निक्षेप अनुबंध, विद्यार्थियों नाम से क्या है? निक्षेप अनुबंध। इसे समझने का प्रयास करें। निक्षेप अनुबंध के बाद हम समझेंगे कि वास्तव में निक्षेप अनुबंध क्या होता है और निक्षेप अनुबंध में कौन कौन 2 पक्षकार होते हैं। उसको पढ़ने के बाद निःशुल्क निक्षेप और सशुल्क निक्षेप, यहाँ निक्षेप अनुबंध की बात होगी। फिर हमारे लगभग हमारा जो ये शब्दावली हो जाएगी, 4-5 शब्दावली रहेगी, जब मैं वो अगला जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उससे पहले उसको करवा दूंगा। गौर करें विद्यार्थी, निक्षेप अनुबंध सरल शब्दों में समझे, नाम से थोड़ा अटपटा है। निक्षेप, निक्षेप अनुबंध का क्या मतलब होता है पहले मैं उदाहरण से समझा देता हूं। एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को कोई भी अपनी वस्तु, वो चल वस्तु हो या फिर वो स्थायी वस्तु हो, उसे उपयोग करने के लिए दे और दूसरा पक्षकार उसे अपने उद्देश्य पूरे होने तक उसका उपयोग करे, उपयोग करके उसे वापस लौटा दे। ये क्या होता है? निक्षेप अनुबंध होता है। इसके उदाहरण के बारे में बात करूंगा। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपनी कोई भी संपत्ति दूसरे पक्षकार के उद्देश्य को पूरा होने तक उसको सुपुर्द करवाए, वो पक्षकार उसका उपयोग करे और उसका जो ही उद्देश्य पूरा हो जाए वो उसे वापस निक्षेप, जिसने वस्तु दी थी उसे वापस दे दे। जो वस्तु दे रहा है वो निक्षेपी कहलाता है और जो वस्तु ले रहा है और उसका उपयोग कर रहा है वो निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। गौर करें, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु, जो सामने वाला ले रहा है उसका कोई विशिष्ट उद्देश्य होगा, उसके लिए ले रहा होगा पूर्ति हेतु अपनी चल प्रकृति की वस्तु या वस्तुओं की केवल अधिकार हस्तांतरण करता है। सिर्फ उसका अधिकार हस्तांतरण करता है। हाँ, अब जो मेरे पास है अब आपके पास रखो, आप उस पर अधिकार कर उसे पढ़ लो या फिर कोई उपयोग कर लो, फिर उस उपयोग के बाद जो वापस दे दो, हस्तांतरण करता है। ये पूरा होने के बाद वापिस वो लौटा देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो निक्षेप अनुबंध को समझते हैं। ये राम है और ये श्याम है। श्याम आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है और इसके पास तमाम प्रकार की किताबें नहीं है जो राम के पास पड़ी है। श्याम राम को कहता है मुझे मेरी यूपीएससी के एग्जाम है, मुझे 1-2 महीने के लिए आपके पास तमाम प्रकार की जो ये किताबें पड़ी है ये मुझे पढ़ने के लिए दो, मैं इन किताबों को पढ़कर आपको ये किताबें बाद में वापस लौटा दूंगा। राम ये अपनी किताबें श्याम को देता है और श्याम इन किताबों को पढ़ता है अपने विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने आईएएस के एग्जाम को पूरा करने के लिए। और वो उनको पढ़कर जो एग्जाम उसका हो जाता है तो श्याम ये वापस किताबें राम को दे देता है, वापस लौटा देता है। तो ये क्या हुआ? निक्षेप अनुबंध हुआ। इसमें निक्षेपी कौन हुआ? राम। और किताबें किसने ग्रहण की? देखो, सुपुर्द किसने करवाई? राम ने। और सुपुर्द की ली किसने? सुपुर्द की डिलीवरी ली किसने? श्याम ने। तो श्याम निक्षेप ग्रहीता हो गया और राम कौन हुआ? निक्षेपी हुआ। गौर करें, सरल शब्दों में समझे। और इसके कई उदाहरण है। जैसे अगर हम बात करें तो हम किसी जैसे रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन में जाने पर हमने क्या किया? रेलवे स्टेशन की पार्किंग पे अपनी कार खड़ी कर दी, तो हम निक्षेपी है और उस समय तक वो कार वहां खड़ी रही, तो वो रेलवे स्टेशन के जो भी है वहां के पूरा सिस्टम वो क्या? निक्षेप ग्रहीता है। और फिर हमारा उद्देश्य पूरा और हमने वापस वहां से कार उठा ली। तो ये चीजें होती है। कुछ समय के लिए हम किसी को अपनी वस्तु को हस्तांतरण कर देते हैं और जो भी उसका उद्देश्य पूरा होता है वो अपन को वस्तु वापस लौटा देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण था। आप समझ गए होंगे विद्यार्थी, जहां तक मैं समझता हूं। अब निक्षेपी, निक्षेपी कौन है?
वह व्यक्ति जो अपने माल का निक्षेप यानी कि सुपुर्दगी करता है, निक्षेप करता है, सुपुर्दगी करता है, किसी को देता है, सुपुर्दगी करता है, उसे निक्षेपी कहा जाता है, या निक्षेपी भी कह सकते हैं, उसे निक्षेप करता भी कहा जाता है, वो निक्षेप करता है। तथा वह व्यक्ति जो निक्षेप अनुबंध के अधीन किसी उद्देश्य के लिए माल को प्राप्त करता है, यानी कि जो सुपुर्दगी दी है उसको प्राप्त करता है, वो निक्षेप ग्रहीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्षेप ग्रहीता, यानी उसने माल को लिया है, ग्रहण किया है, निक्षेप ग्रहीता कहा जाता है। तो निक्षेपी और निक्षेपकर्ता से आप समझ गए होंगे, निक्षेपी निक्षेपकर्ता एक ही है, और निक्षेप ग्रहीता निक्षेप ग्रहीता वो व्यक्ति होता है जो उस माल को लेता है। जैसे श्याम ने उसकी किताबें ली तो श्याम क्या हुआ? निक्षेप ग्रहीता हुआ, और राम ने उनको किताबें दी थी, राम क्या था? निक्षेपी था या निक्षेप करता था। निःशुल्क निक्षेप के अंदर क्या है? निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता के बीच प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है, निःशुल्क यानी कि शुल्क नहीं होती है। जैसे राम ने श्याम को किताबें दी थी तो राम ने श्याम से कुछ भी रुपए नहीं लिए, कुछ भी प्रतिफल के रूप में नहीं लिया, सिर्फ उसे पढ़ने के लिए दिया, अपने इच्छा के अनुसार उसे पढ़ने के लिए दिया, और पढ़कर कुछ पैसे नहीं लिए। और सशुल्क निक्षेप से ये तात्पर्य रहेगा विद्यार्थियों, इसके अंदर कुछ राशि ली जाएगी, कुछ राशि उस किताबों के बदले कुछ राशि ली जाएगी। अब जैसे कि राम ने किताबें दी थी श्याम को, और श्याम ने किताबें जो पढ़ी है, और उस पढ़ने के दौरान जो भी किताबें उसने पढ़ी है उसके अनुसार वो जो भी उसका किराया है, जो भी उसकी जो दाम उन्होंने तय किए हैं राम ने श्याम से, वो उसे पैसे प्रदान करेगा, वो सशुल्क निक्षेप कहलाएगा। सशुल्क यानी कि शुल्क उसके अंदर समाहित है, निःशुल्क यानी कि उसके अंदर शुल्क उसमें समाहित नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैं जहां तक समझता हूं कि विद्यार्थियों ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, और इसमें उदाहरण भी मैंने आपको दिए हैं, एक एक शब्दावली को समझाने के लिए उदाहरण नहीं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपसे कॉपी में करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगला जो वीडियो आएगा उसमें कुछ जो बाकी रह गया है वो यार और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो रह गई है, मैं एक बार वापस पुनः गौर कर आपको बता दूंगा। विद्यार्थियों एक बात बता देता हूं, मैं हर एक वीडियो में आपको अब एक आंतरिक इच्छा को आपको जागृत करने के बाद वह एक अभिप्रेरणा, एक आंतरिक इच्छा जब तक आप में जागृत नहीं होगी विद्यार्थियों, आप प्रबलता की और शिक्षा में अग्रणी नहीं हो सकते हो। एक सफल शिक्षक वो शिक्षक होता है जो पूर्ण रूप से पहले तैयारी कर कक्षा के अंदर आता है और तमाम प्रकार के विद्यार्थियों को अपना पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्हें ज्ञान बांटता है। और जब विद्यार्थी एकदम निश्चित रूप से पढ़कर उसे हासिल करते हैं तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आप निरंतर इन वीडियो को देखें और ज्ञान दिमाग में डालें, क्योंकि हमारे पास आगे कम समय रहेगा। इस समय का जब अगर आप सदुपयोग लोगे तो आप दूसरे लोगों से आगे की ओर रहोगे। धन्यवाद विद्यार्थी।